आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गिव इट अप स्कीम की गुहार लगाई, उसके बाद लाखों लोगों ने खुद अपने मन से एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दी। अब लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि इसी तर्ज पर पिछड़ी जातियों के संपन्न लोगों को खुद आरक्षण छोड़ देना चाहिए। दलित समुदाय की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जब ऐसा बयान देते हैं तो चौंकाने वाली बात जरूर है और सवाल उठता है कि क्या आरक्षण के लिए भी गिव इट अप की भावना जगनी चाहिए। अंबेडकर जयंती के मौके पर हम यही मुद्दा उठा रहे हैं आवाज अड्डा पर। हम पूछ रहे हैं कि आरक्षण को राजनीति से अलग करके देखने की जरूरत अब है या नहीं। क्या संपन्न लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? इस डिबेट में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के नेता विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस नेता राजीव त्यागी से बात करेंगे, जेडीयू के नेता राजीव रंजन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, डीआईसीसीआई के संस्थापक मिलिंद कांबले, यूथ फॉर इक्वालिटी के जतिन जैन, आरएसएस के जानकार राजकुमार फुलवारिया और दलित चिंतन चंद्रभान प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका और शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रामकृपाल जी, सबसे पहले आपका व्यू इस बात पर, क्योंकि चिराग पासवान ने उस स्टेटमेंट के बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है, उन्होंने इलैबोरेट नहीं किया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन एक कॉर्ड तो स्ट्राइक हुई है क्योंकि जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं वो बहुत लोग सोच रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं शायद। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इसीलिए पॉलिटिशियन कई बार कुछ कह देता है, फिर उसको जब नफा नुकसान का पता चलता है तो बड़ी रहस्यमय चुप्पी अक्सर लोग साध लेते हैं। क्योंकि जिस तरह का समाज है, जिस तरह का, जैसे एक बार आया था कि आरक्षण पर पुनर्विचार की बात हो तो हंगामा हो गया, जबकि सिर्फ पुनर्विचार की बात होती, समीक्षा उसकी हो, तो ऐसा होता है। और लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि जैसे आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था गैस सब्सिडी पर, और काफी उसका बड़ा रिस्पांस रहा, तो देखिए रिस्पांस भी डिपेंड करता है कि जो आप स्वेच्छा से क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं, कौन सा मौका है जो लोग स्वेच्छा से दूसरों को देना चाहेंगे। इसमें मैं बता दूं कि नौकरी और जमीन एक ऐसी चीज होती है। बिहार में कभी ऐसे विनोबा भावे ने एक कार्यक्रम चलाया था, सर्वोदय आंदोलन चला था, कि जहां लोगों ने स्वेच्छा से जमीनें दान कर दी थी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि लैंड कंसंट्रेशन और जमींदारी का सबसे गंदा रूप रहा वहां पे, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ये मैं कहता हूं कि अच्छी बात है, अगर हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर जो लोग वाकई ये सोच रहे हैं कि हमें जो दिया गया अब काफी था, अब हमारे नाते नीचे के लोग, हमारे ही बिरादरी के नीचे के लोग, हम उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं से मतलब उन पर एक कुठाराघात कर रहे हैं। तो स्वेच्छा से अगर वे लोग छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बता दूं कि ये स्वेच्छा की अपील ज्यादा चलेगी नहीं, इसका कोई बहुत बड़ा इसका कोई फल निकलने वाला नहीं है। चंद्रभान जी, एक तो सवाल है कि क्या कोई अपील करेगा भी, और क्या ये थॉट प्रोसेस चल रही है कि जिनको जरूरत नहीं है वो छोड़ दे, ताकि जो जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रही है, आज आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वो इसका फायदा उठा सके। देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप बी सर्विसेज में दलितों का कोटा 12% तक भी पूरा नहीं हुआ है, और जो ग्रुप 1 और ग्रुप बी में जो दलित फैमिली हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का जॉब तो ढूंढते नहीं हैं। तो यह बात बड़ी रोमांटिक लगती है कि जो अमीर हो गए हैं, रिच हो गए हैं दलित, वो उन्हें त्याग कर देना चाहिए, गरीब दलितों को मिलना चाहिए। अरे ये तो बताएं, दिल्ली विश्वविद्यालय में 80 या 90 कॉलेज हैं, एक भी दलित प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के एनडीएमसी स्कूल्स में कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो जब ये कोटा कहीं पूरा ही नहीं हुआ है तो कौन किसके लिए छोड़ दे। ओके, हमारे साथ स्टूडियो में मिलिंद कांबले जी भी जुड़े हुए हैं, वो संस्थापक हैं दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स के। कांबले जी, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना करके
दलित बिजनेसमैन आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब अगर दूसरी तीसरी पीढ़ी सामने आ रही है, क्या उन्हें आरक्षण का लाभ उठाना चाहिए? देखिए, देश में जो भी दलित समाज के बिजनेसमैन बने हैं वह एक तो सेल्फ मेड है। आज तक देश में कोई भी दलित समाज के बिजनेसमैन के लिए कोई नीति नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। जो भी कुछ सोशल जस्टिस और इससे कुछ योजनाएं चलती है उससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली योजना रही है, मगर कोई भी ऐसी दलित एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने वाली योजना नहीं रही। इसलिए इस देश में आज जो भी एंटरप्रेन्योर्स बने हुए हैं वो सेल्फ मेड है जी। अभी जो ये बात चल रही है, देखिए मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने किया है। 5 साल पहले मैंने मेरी बेटी के लिए आरक्षण को गिव अप कर दिया है। मैं दूसरों को नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद ने किया है। क्योंकि देखिए उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब तक मैं आरक्षण छोड़ूंगा नहीं तब तक वो दूसरों को नहीं पास ऑन होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ले रहे हैं, जैसे चंद्रभान जी बता रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। जैसे एक जो स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है कि लगभग ग्रुप 1, ग्रुप बी, सी, डी में लगभग आज तक 51 लाख लोगों को आरक्षण का लाभ मिला हुआ है। तो यह एक बात है। तो अभी जिन्होंने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार आरक्षण का लाभ लिया है तो उन्होंने अभी आरक्षण को गिव इट अप करना चाहिए। ओके। और मैंने ये किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ओके। राजीव रंजन जी, आरक्षण फैक्ट है कि अब राजनीतिक मुद्दा हो गया है। सामाजिक मुद्दा तो है ही, लेकिन उसके राजनीतिक इतने अब एंगल हो गए हैं कि इससे अलग हटके देखना मुश्किल है। जब आप मिलिंद कांबळे जी जैसे इंसान की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि गिव इट अप करना चाहिए, उन्होंने खुद किया है, अपने परिवार में इसको आजमाया है, तब आपका क्या कहना है? क्या इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर बराबर बहस में जो भी तरह के स्वतंत्र विचार हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी जो वंचितों की एक बड़ी आबादी है वो विकास की मुख्य धारा में जो उसका वाजिब हक है वो नहीं मिल पाया है। और इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि आज रोजगार के ज्यादातर अवसर जब निजी क्षेत्र में आए हैं तो अब एक नई बहस है कि निजी क्षेत्रों को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिससे कि उनके लिए रोजगार के अवसर वहां प्रशस्त हो सकें। तो ये बहस तो अगले स्टेज में जा चुकी है। अब गिव अप करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कैसे उन लोगों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए जो आज तक विकास से दूर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी आरक्षण पर इक्के दुक्के विचार आ सकते हैं। उन विचारों के जरिए जो बहस की स्वस्थ परंपरा है वो भी होनी चाहिए। उससे कई बार मंथन से कई अच्छी चीजें निकल करके आती हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि आरक्षण को लेकर के सियासत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या समर्थक संगठनों ने या आरएसएस ने हाल के दिनों में चलाया है, मुझे लगता है इसके कहीं न कहीं जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं। और गैर बराबरी को खत्म करने के लिए आरक्षण को मानने का बिल्कुल साफ अगर नजरिया है तो अभी ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि जो इसका लाभ लेने वाले लोग अभी बड़ी संख्या में छूट गए हैं उन तक लाभ कैसे पहुंचे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो राजकुमार फुलवारिया जी, बात इनकी सही है कि जिनके पास लाभ नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाया जाए। तो जिनको जरूरत नहीं है क्या उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए? क्यों हम गिव इट अप का उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान ने भी गिव इट अप का उदाहरण उठाया था और उसका पूरा मैसेज यही था कि अगर आपको जरूरत नहीं आप छोड़ देंगे तो जिसको जरूरत है उनको मिल पाएगा। तमन्ना जी, इस आरक्षण के विषय को मुझे लगता है कि आप मिक्स कर रहे हैं। एक आरक्षण अनुसूचित जाति का एक आरक्षण है, एक है पिछड़ी जातियों का आरक्षण। आप इन दोनों आरक्षणों को मिलाए मिक्सअप ना करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मानना है कि अनुसूचित जाति को दिया गया आरक्षण, यह आरक्षण केवल गरीबी उन्मूलन आंदोलन नहीं है।
उनको उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करनी ये आंदोलन नहीं है, ये वास्तव में सामाजिक सम्मान का आधार है। ओके। समाज ये वर्ग सम्मानित जीवन से जी सके इसका आधार है। बाबा साहब अंबेडकर तो बड़ौदा की रियासत में डिफेंस सेक्रेटरी थे, कोई कम शिक्षित थे क्या, लेकिन उनको सम्मान मिला क्या? ये अनुसूचित जाति का आरक्षण जो है वो वास्तव में एक सम्मान का प्रतीक है। और जो आरक्षण दूसरा आरक्षण का है पिछड़ी जातियों का, उस पर आप चिंतन करें। अनुसूचित जाति के आरक्षण के विषय में राष्ट्रीय नहीं, आप देखिए फुलवारिया जी, आप कह रहे हैं कि हम मिक्स अप कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं। इसमें दो चीजें, एक तो है कि क्या आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर होना चाहिए इसमें, क्या आपका जो आधार है वो आर्थिक होना चाहिए, और जो भी जाति जो भी कैटेगरी में हो, एससी हो, एसटी हो, जतिन जैन इस पर आप आइए, अगर उनको जरूरत नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। ये मूल सवाल है, काफी सिंपल क्लियर सवाल है। जतिन जैन। तमन्ना, मैं पिछले 2 महीने में जो 3 बड़े स्टेटमेंट आए हैं, पहला सरसन चालक जी ने कहा कि जो भारत में जो समृद्ध समाज है, अब शायद अगर वो भी आरक्षण की होड़ में लगेगा तो इससे बहुत गलत संदेश जाएगा और समृद्ध समाज को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ओबीसी या एससी एसटी का किसी एक वर्ग समुदाय का नाम नहीं लिया, उन्होंने सभी के लिए जेनरिक बात कही थी कि हमारे समाज में समृद्ध वर्ग को आरक्षण के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसके बाद अब जो आज चिराग पासवान का बयान आया है, ये पहली बार शायद किसी दलित नेता ने कहा है कि जो एससी एसटी भी है, जिनके लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं है, उनमें भी जो समृद्ध समाज है उसको शायद अब आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब कोई ये ना निकाले कि हम आरक्षण के विरोध में हैं या उनको हटाने की साजिश है, क्योंकि उसमें देखिए अगर समृद्ध समाज जो एससी एसटी के अंदर है, जो अमीर है या जिनको आज सुख संसाधन और सारी सुविधाएं एक समाज ने दी हैं, अगर वो छोड़ेंगे तो उन्हीं के जो भाई समाज के अंतिम छोर पर खड़े हैं, जो गरीब हैं, ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, वो मौके उन्हें ही मिलेंगे। ये कोई निकल के जनरल कैटेगरी के पास या दूसरे समाज के पास नहीं जाएगा। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कामले साहब हैं और चंद्रभान जी जो हैं, ये लोग बहुत रैशनल थिंकर हैं और आप जो भी देखेंगे, ये इन्होंने जो स्टैंड लिया है, मैं आज इनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और शायद इनका स्टैंड राजनीति से परे है, और जो दलित राजनेता राजनीति कर रहे हैं वो दलित हितों के खिलाफ है। आज मैं चंद्रभान जी का, कामले जी का बहुत बहुत सम्मान और धन्यवाद करता हूं कि बाबा जी के जन्मदिन के ऊपर बाबा साहब पे उन्होंने एक ऐसा स्टैंड लिया जो शायद उनके समाज के गरीब लोगों को बहुत दूर ले जाएगा। ओके, शास्त्री जी, इसमें अगर वाकई गिव इट अप आगे बढ़ना है या इसे इनकरेज करना है तो एक गवर्नेंस पुश चाहिए। जिस तरह की राजनीति है इस वक्त, ये तो आप मानेंगे कि ये नामुमकिन है कि कोई पार्टी सामने आकर कहे कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप आरक्षण गिव अप कर दीजिए। देखिए तमन्ना जी, मैं काफी देर से सुन रहा हूं और लगभग सभी विचारकों को मैंने सुना है, और खासतौर से आरक्षण के मुद्दे पर जो विचार दिए हैं, मैं सबके विचारों का स्वागत करता हूं। लेकिन 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। आरक्षण को गैस सब्सिडी नहीं समझी जानी चाहिए जिसको छोड़ दिया जाए। गैस सब्सिडी छोड़ी जाती है तो परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरक्षण गैस सब्सिडी नहीं है, इससे एक परिवार और एक व्यक्ति और आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ता है। दूसरी बात, जहां तक खाने को आरक्षण की बात है छोड़ने और पकड़ने की, नहीं उनको पूरा कर दीजिए जी। जो भी हो, मैं अपनी पूरी बात करना चाहूंगा। और आरक्षण कोई भोजन नहीं है कि जैसे गाय के सामने रखा गया और शेर के सामने तो जितना खाया खाया, नहीं तो बाकी को छोड़ दिया। हम तो ये समझते हैं कि कम से कम आरक्षण के मुद्दे पर हमें स्पष्ट होना चाहिए कि आरक्षण क्यों और किसके लिए दिया गया है। अभी राजीव रंजन जी बोल रहे थे, वंचित शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। मैं तो इतना कहूंगा राजीव जी कि वंचित तो एक ब्राह्मण भी हो सकता है, एक क्षत्रिय भी हो सकता है, लेकिन क्या एक क्षत्रिय या एक ब्राह्मण दलित हो सकता है क्या? दलित का मतलब होता है अनटचेबल, लो, गिरा हुआ, सोसाइटी में सबसे नीचे। लेकिन हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है। वंचितों से अभी जो अभिप्राय था
वो पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों को लेकर था। आरक्षण का लाभ लेने वाली जो जातियां हैं उन्हीं का मैंने उल्लेख किया। आरएसएस के नेताओं के ऊपर हुआ है। आज वो सही और गलत, राष्ट्र हित और राजनीतिक हित में फर्क भूल गए हैं। ऐसी बयानबाजी आप कर रहे हैं कि आज राजनीति आपके सर पे चढ़कर बोल रही है, दलित समाज खुद इसका स्वागत कर रहा है। आपकी बात उन्होंने सुनी, ये फेयर है कि आप भी उनकी बात सुने। लेकिन विजय सोनका शास्त्री कह रहे हैं कि आरक्षण कोई गैस सिलेंडर नहीं है, कोई भोजन नहीं है जिसे गिव अप करें। लेकिन विजय जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तमन्ना, ये हर चुनाव में गैस सब्सिडी की तरह ही आरक्षण बांटा जा रहा है। आप ये सवाल पूछिए, हर चुनाव के बाद गैस सब्सिडी की तरह, खाने की तरह आरक्षण बांटा जाता है। हरियाणा में जाटों को झूठे वादे किए जाते हैं, राजस्थान में जाटों को झूठे वादे किए जा रहे हैं, गुजरों को झूठे वादे किए जा रहे हैं। ये नेताओं ने इसे आरक्षण, ये लोग शायद आरक्षण का मतलब भी नहीं समझते हैं। आरक्षण किसी आर्थिक विकास के लिए नहीं दिया गया, तमन्ना जी। यहाँ आरक्षण किसी को आरक्षण की आर्थिक चर्चा विकास के लिए नहीं, पिछड़ी जातियों के आरक्षण की चर्चा हो रही है। ना ही आरक्षण के माध्यम से किसी को ये मिस्टर जतिन जो बात कर रहे हैं वो आरक्षण को मिक्स कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का आरक्षण अलग मार्ग है और पिछड़ी जातियों का आरक्षण एक अलग दिशा का विषय है, सोचने का विषय है। नहीं, सोचने का विषय है। लीगली बाय लॉ नैतिकता के रूप में दोनों एक ही तरह हम ट्रीट कर रहे हैं उसको। फुलवारिया जी, उसमें डिस्टिंक्शन आपके मन में है। एक मिनट, राजीव त्यागी जी, और फैक्ट ये है कि जब वोट के लिए नेता निकलते हैं तो वो ये डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं। किसी अन्य जाति का आरक्षण को आप अनुसूचित जाति के आरक्षण के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो हम कौन सा आपसे मांग रहे हैं? हम तो आप ही के लोगों में गरीबों को देने की बात कर रहे हैं, हम किसी और समाज को देने की बात थोड़ी कर रहे हैं। एक मिनट जितेन, एक मिनट, बस एक चीज पर मुझे आपत्ति है। जब आप बार बार कह रहे हैं कि आप ही के लोग, आई एम सॉरी, सब हमारे ही लोग हैं, सब हमारे लोग हैं, हम अपने ही लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप जाने अनजाने एक भाव जो प्रकट कर रहे हैं उसको मैं यहीं पर रोकना चाह रही हूँ। सब हमारे लोग हैं, हम अपनी ही समाज की बात कर रहे हैं। नहीं, तमन्ना आप सुनिए, कोई बैर हमारे मन में नहीं, ये मैं साफ कर दूं। सबसे पहले आई रियली प्रोटेस्ट। एक मिनट, राजीव त्यागी जी इसमें आएंगे। राजीव त्यागी जी, एक नॉन पॉलिटिकल वे में अगर आप इस सवाल को सोचे और एक मिनट के लिए वोट बैंक, वोटर शेयर, परसेंटेजेस सब भूल जाइए। हम ये पूछ रहे हैं कि जिनको अगर जरूरत नहीं है, और मिलिंद कामले जी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं थी हमारे परिवार में, हमने नहीं अपनाया। इस भावना को इनकरेज करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप एक पत्रकार की भूमिका छोड़ करके मेरी बहन के नाते कोई सवाल पूछेंगी तो उसी हिसाब से जवाब दूंगा, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीतिक रूप से ही जवाब दूंगा। और मैं पत्रकार हूं, ये मैं नहीं भूल सकती। अब मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं भी नहीं भूल सकता। ऑलराइट। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति अगर कोई छोड़ता है या अपनाता है और उससे किसी को पीड़ा नहीं होती है, वो एक बेहतर अवधारणा होगी प्रजातंत्र को चलाने की। क्योंकि प्रजातंत्र संविधान से चलेगा और संविधान के बिना कहीं भी मुझे लगता नहीं देश कहीं भी चल पाते हैं। हमारे देश में जो व्यवस्था है संविधान में, उसके हिसाब से जो व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं उसकी अभी देश में जरूरत है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है, क्योंकि आरक्षण कोई व्यवस्था नहीं है, आरक्षण अभी भी जरूरत है लोगों की। जरूरत इसलिए है, देखिए, कि जो लोग बाग आदिकाल से वंचित रह गए व्यवस्थाओं से, उनको व्यवस्था में लाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं देने की जरूरत है। क्यों नहीं है? आरक्षण तो संसदीय व्यवस्था है, इसको आरक्षण मैं तो ये तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ? आप मानते हैं कांग्रेस के लोग क्या संसदीय व्यवस्था तो कह रहा हूँ मैं, संसदीय व्यवस्था तो कह रहा हूँ। अरे भाई संविधान किसने बनाया? भले ही संवैधानिक नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के एक्ट के तहत है। बीच में पॉइंट स्कोर मत, आप कम से कम समझने की कोशिश कीजिए। सोनकर शास्त्री जी, मैं फिर बीच में पॉइंट स्कोर तो आपने किया था, मेरी बात को पूरी नहीं होने दिया था। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता था, राजीव त्यागी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात मेरी बात पूरी नहीं करने दीजिए। आप इसकी बात पूरी कीजिए, आप इसकी बात, शास्त्री जी अपनी बात पूरी कीजिए जो आप पॉइंट रखना चाह रहे थे। पहले मैं अपनी पॉइंट पूरी कर, त्यागी जी को बस अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। जी त्यागी जी, तो मैंने कहा संविधान में व्यवस्थाएं हैं और संविधान के हिसाब से देश चलते हैं। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है हमारे यहाँ पर। संविधान में क्यों की गई, इसके सभी लोग बाग जानते हैं कि वंचित लोग बाग थे, पीड़ित लोग बाग थे, इसमें कहीं को संशय नहीं है। लास्ट सेंटेंस में ये कहना चाहूंगा
जो लोग बाग स्वेच्छा से आरक्षण को छोड़ रहे हैं उनको अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो एक बार आरक्षण ले चुके हैं, तो आज बेहतर बात है। लेकिन इस पे ये डिबेट करके कि अगर क्रीमी लेयर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो संविधान में अगर तरमीम होगी जब तो होगा कुछ ना कुछ। हालांकि आरएसएस और बीजेपी आरक्षण के विरोध में है, मैं आपको बता दूं। जिस तरह का मोहन भागवत जी ने बयान दिया था वो चिंता का विषय है देश के आरक्षण। आप ये झूठे, अरे आप छोड़िए, एक सेकंड आप फैक्ट पे बात कीजिए। आप एक ये सब बयानबाजी मत कीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, तमन्ना मैं एक आंकड़ा पूछना चाहूंगा आपसे। सुखदेव थोराट साहब जो नेशनल SC/ST कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा जो SC/ST आरक्षण है उसके बेनिफिट सिर्फ टॉप 15% लोग जो दलित समाज के उनको जा रहे हैं, जो बाकी 85% है उनको न तो नौकरी मिल रही है न शिक्षा में मौके मिल रहे हैं। तो शायद हमें एक बात सोचनी चाहिए, जब एक होड़ लगी है कि जहां गुर्जर राजस्थान में SC/ST का स्टेटस मांग रहे हैं, कहीं और दर्जे मांगे जा रहे हैं, तो सिर्फ दर्जा देने मात्र से तो कोई दलित नहीं बन जाएगा। जो हकीकत में दलित है, जो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है आरक्षण, उसको मिलना चाहिए। ओके तमन्ना जी, ये SC/ST कमीशन की रिपोर्ट है जी। शास्त्री जी जी जिस SC/ST कमीशन की बात कर रहे हैं, मैं उसका चेयरमैन रह चुका हूं, शायद इनको ये जानकारी नहीं होगी। पहली बात तो ये कि संविधान जो हमारे कांग्रेस के बंधु त्यागी जी ये बोल रहे हैं कि आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था है, इनको शायद इसकी जानकारी नहीं है कि आरक्षण आज भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये संसदीय एक्ट के तहत बना हुआ व्यवस्था है। इसलिए बार बार हर 10 साल पर इसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण संसदीय ड्रामेबाजी होती है, ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट किसको जवाब दे है? आप पार्लियामेंट किसको जवाब दे? संविधान को जवाब दे नहीं पार्लियामेंट? नहीं, ये टेक्निकल पॉइंट में हम ना जाए। ऑनेस्टली ये टेक्निकल पॉइंट में ना जाए। पूरी हो गई है, आपकी जानकारी समझ में आ गई है। एक मिनट, चंद्रभान प्रसाद के पास में वापस लौटी हूँ। टेक्निकल पॉइंट में ना जाए। शास्त्री जी, मैं आपके पास आई थी क्योंकि आप एक पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे थे, वो पॉइंट आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सो आई एम मूविंग ऑन। तमन्ना जी जी तमन्ना जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं जी कि खासतौर से आरक्षण पर बहुत खेल चल रहा है और तरह तरह की बातें कही जाती हैं। अभी पिछले 4 सितंबर 2015 को पिछले ही साल मेरी 3 पुस्तकों का एक विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा था कि जब तक समाज में आत्मीयता नहीं आती, बराबरी नहीं होता, तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। भले ही उसे 100 साल तक देने की जरूरत है तो 100 साल तक देने की जरूरत नहीं, बट यही तो हम कह रहे हैं। ये बात अगर कोई व्यक्ति करता है, सारी यही तो हम कह रहे हैं। इसके बाद आरएसएस और बीजेपी को मिस वोट करने की राजनीतिक चंद्रभान प्रसाद जी, अगर राजनीति नहीं है तो क्या है? आपको पता है कि ग्राउंड पर स्थिति क्या उन्होंने है? आरक्षण के सवाल पर बिहार चुनाव के ठीक पहले जो बातें कही आ रही है। राजीव रंजन जी, एक मिनट रुक जाइए। राजीव रंजन जी, एक मिनट रुक जाइए। चंद्रभान प्रसाद जी केवल 30 राजीव रंजन जी, आप गलतफहमी पैदा करके भले ही कामयाबी हासिल कर लिए, लेकिन आपने जरा सा झूठ बोला है। किसी और की आवाज सुन लीजिए। ऑडियो डाउन करूंगी, हल्का सा आपका ऑडियो डाउन करूंगी ताकि हम चंद्रभान जी की बात सुन पाए। चंद्रभान प्रसाद जी, मेरा आपसे सवाल है कि राजनीति को छोड़ दीजिए। जो नेता है वो उनका काम है, वो हमारे पैनल पर है, वो करेंगे, वो कहेंगे इस चुनाव के पहले, उस चुनाव के पहले आपने ये कहा, आपने वो कहा। मैं कह रही हूं कि जो स्थिति आज है और आप ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं कि जिनको जरूरत है, क्या उनके पास आरक्षण का लाभ पहुंच रहा है और क्या ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है जो लाभ ले रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या इस बैलेंस को वापस लाने की जरूरत है या नहीं? चंद्रभान जी। तमन्ना जी, इस तरह के प्रश्नों से कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता है और कभी कभी तकलीफ भी होती है। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। 2005 के बाद मेरे परिवार में किसी ने शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट नहीं बनवाई। चंद्रभान प्रसाद के 2 बच्चे हैं, चंद्रभान प्रसाद कभी भी शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। जैसा मिलिंद सर कह रहे थे
मिलिंद साहब ने छोड़ा है आरक्षण, श्याम बाबू जो डिक्की का एडवाइजर हैं उन्होंने शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट नहीं बनवाई है, अरुण खोखड़ा के डिक्की के जो लीडर हैं उन्होंने शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट नहीं बनाई है, सुनील जोड़े हैं दलित बिजनेसमैन उन्होंने शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाई है, अपने मिस्टर सेलके साहब है नागपुर वाले उन्होंने नहीं बनवाई है, चंदन साहब ने नहीं बनवाई है। ऐसे 1000 लोगों का नाम मुझे याद है जो शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट नहीं बनवाए और कभी नहीं बनवाएंगे। तो यह बात कभी कभी सुनकर थोड़ा तकलीफ होती है कि समाज क्यों समझता है कि चंद्रभान प्रसाद अपने बच्चों के लिए आरक्षण क्लेम करेंगे, मिलिंद साहब अपने बच्चों के लिए आरक्षण क्लेम करेंगे। ये थोड़ा हमें तकलीफ होती है। ऑलरेडी दलित मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका आरक्षण को बाय बाय कर दिया है। इस बात को तो लोग समझने की कोशिश करें, या कल्पना क्यों कर लेते हैं कि दलित आरक्षण से ही जीवित है, आरक्षण के ही भरोसे चल रहा है, उसके आगे उनकी दुनिया नहीं है। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी है और शास्त्री जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, फिर कामले साहब के पास आएंगे। देखिए शास्त्री जी, जब आप आरक्षण के मुद्दे को पूरी तरह राजनीतिक लेंस से देखते हैं तो उसका ये परिणाम भी होता है, जिस बात की बात चंद्रभान प्रसाद कह रहे हैं कि क्यों ऐसा लोगों को लगने लगता है कि जो भी अकम्प्लिशमेंट्स हैं वो आरक्षण की वजह से होंगे, जो खुद की कामयाबी है उसे क्यों फिर आरक्षण के साथ जोड़ा जाता है। देखिए तमन्ना जी, पहली बात तो मैं ये बतला देना चाहता हूं, मिलिंद कामले जी ने और चंद्रभान जी ने आरक्षण छोड़ दिया, ये उनकी अपनी निजी मामला रहा है, लेकिन मैं भी दलित समाज से हूं और फुलवारिया जी भी हैं वहां बैठे हुए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमें जो टिकट मिलता है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलता है और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के लिए हमें जाति प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी होता है। हम ये कहना चाहते हैं सिर्फ कि ये आरक्षण गिव अप की जो बात की जा रही है, आरक्षण तो लोग अपने अपने स्टेटस के हिसाब से ही लेते हैं। कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में आरक्षण नहीं लेना चाहता है या क्लर्कियल जॉब में नहीं डालना चाहता है, वो आईएएस और आईपीएस की जॉब में ही जाना चाहता है। ये गलत चर्चा ही है कि आरक्षण को त्याग देनी चाहिए, आरक्षण को नहीं लेनी चाहिए। सर ये चर्चा आरक्षण आपके ये आर्थिक समस्या ही नहीं है, आरक्षण तो एक सामाजिक आप कर रहे हैं। आज आपको दलित समाज आपके सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान ने छेड़ी है, ये आसमान से नहीं आया। कम से कम आज बाबा साहब की पूरी जिंदगी त्याग में बीत गई, बाबा साहब की पूरी जिंदगी त्याग में बीत गई और आज भी अपना राजनीतिक हिसाब में आप लगे हैं। आज इतना देखिए, आज राजनीतिक नेता एक तरफ है, दलित चिंतक एक तरफ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है चंद्रभान जी के त्यागों का, बलिदान का। और मैं आज कहना चाहता हूं, चंद्रभान जी ने, मिलिंद कामले जी ने इस इशू की, इस समाज की ज्यादा सेवा करी है, इन नेताओं से ज्यादा सेवा करी है। और इन्हें आज भी या क्लर्कियल जॉब के लिए नहीं जाकर के लाइन में लगते हैं और वो जहां लाइन पे कोई बात नहीं, हमारे बच्चे लग जाएंगे, आप बड़े आदमी हैं, आप लोग पनामा पेपर की लाइन में लगते हैं, आप लोग नेता हैं। एक मिनट मत कीजिए, इसलिए आप लोग भ्रम मत पैदा कीजिए आरक्षण के नाम पर, मत कीजिए पूरे मामले को। आरक्षण के नाम पर राजनीति बंद हो। कामले जी और रामकृपाल जी आप बोलेंगे तो बहुत तरह से नहीं बोले, रुकिए जरूरत है, रुकिए प्लीज। मिलिंद कामले जी, आपने पूरी बहस सुनी और उसमें दो हिस्से, एक है कि अगर आपको जरूरत नहीं आप गिव अप करें, और चंद्रभान प्रसाद ने बखूबी समझाया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी लंबी लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस बात को क्या उजागर करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जो गलत फहमी है कि एक तबका है जो सिर्फ मौका परस्ती करना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है आरक्षण का, उनको जब जरूरत नहीं है तब भी, और वो हमारे हिस्से का सीट ले जाते हैं। ये प्रवृत्ति है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। तो अगर इसको बढ़ाया जाए तो शायद उस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है। यस, ये सही है। हमारे देश में दलित समाज की ओर देखने का एक नजरिया जो है, परसेप्शन जो है कि अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के गांव में अगर जा रहा हूं तो मुझे लोग ऐसे ही देखते हैं कि इसको किसी स्कीम का बेनिफिट मिला होगा इसीलिए अच्छे कपड़े पहने हैं, या मैं मोटरसाइकिल लेके आया तो बोलेंगे कि ये मोटरसाइकिल लेके आया तो इसको किसी स्कीम का बेनिफिट हुआ है। तो ये इस प्रकार का एक परसेप्शन हमारे देश में है। दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह कोशिश कर रही है कि इस देश में आरक्षण के अलावा भी जो कुछ लोग इस देश में, कुछ लोग नहीं,
87 लाख लोग हैं इस देश में, बिजनेस में आगे आए हैं और उन्होंने मार्केट में काम कर देखिए, बिजनेस में तो कोई आरक्षण नहीं है। एग्जैक्टली, बिजनेस में कोई आरक्षण नहीं है, कोई कोटा नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलता, लेकिन कितने आगे बढ़े हैं लोग। तो उसमें वो लोग आगे बढ़े हैं। ये इस देश के समाज को समझना चाहिए। दलित समाज में भी ऐसा तबका है जो आरक्षण के बिना भी आगे बढ़ रहा है। तभी जाके एक समाज में ओपिनियन बनेगा कि नहीं, जो लोगों का एडमिशन चला जाता है और वो दोष दलित समाज के बच्चों को देते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए। जैसे चंद्रभान जी ने कहा, वैसे चंद्रभान जी और हम पूरे देश भर घूमते हैं। 30 करोड़ जी नहीं, पूरी कीजिए आप अपनी बात, काम लीजिए। तो घूमते हैं तो लोगों ने इसको गिव अप किया है, ये वास्तविकता है। अभी अगर किसी ने ये जो युवा नेता है, थोड़े युवा लोगों की सोच अलग है, पुराने लोगों की सोच अलग है, इसमें तो थोड़ा फर्क होगा। मगर देखिए, 30 करोड़ इस देश में पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है, थोड़ा आगे पीछे होगा। इसमें कितने लोग जो है जिनको सरकारी नौकरी का आरक्षण का लाभ मिला है, चलो 50-1 लाख पकड़ लेते, तो 29.5 करोड़ लोग इस देश में क्या कर रहे हैं? वो तो मार्केट में काम कर रहे हैं, खुले में काम कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट इतना ही है कि अगर मैंने गिव अप किया तो किसी डिजर्विंग को वो पास ऑन हो जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। आरक्षण ये व्यवस्था है, वो रहनी चाहिए। जो अभी एक बात बीच में जो आ रही थी, जो अंतिम छोर पे खड़ा है, अगर मैं ही आरक्षण लेता रहूंगा तो वो जो डिजर्विंग है उसको नहीं मिलेगा। तो ये समाज में बताने की जरूरत है कि जिनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जिनका हुआ है, उन्होंने आरक्षण को छोड़ा है। तो उसका भी एक पॉजिटिव मैसेज हमारे समाज में जाएगा। बिल्कुल। रामकृपाल जी, अब तक आरक्षण की बात संदर्भ में हो रही, जी राजीव त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रामकृपाल जी, अब तक हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम सरकारी नौकरियों के संदर्भ में कर रहे हैं ज्यादातर। कहां पर ये बात ज्यादा खटकती है, कहां पर विवाद पैदा होता है, वो है कॉलेजों में एडमिशन के संदर्भ में। लेट्स फेस फैक्ट्स, खास करके मेडिकल, इंजीनियरिंग, जब वहां पर सीट्स में आरक्षण होता है तब लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं, तब विवाद खड़े होते हैं। वहां पर क्या गिव इट अप होना चाहिए, हो सकता है? तमन्ना जी, अभी चंद्रभान जी ने एक जो बात बताई थी कि ए और बी कैटेगरी में, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं, वो क्या कह रहे थे कि इतने परसेंट वो खाली रहते हैं जी। तो यहाँ गिव अप देखिए 2 तरह से हो रहा है। एक लोग जो उस पोजीशन में आज पहुंच गए हैं, स्वेच्छा से गिव अप कर रहे हैं, और बहुत बड़ा तबका जो बहुसंख्यक दलित है वो मजबूरी में गिव अप कर रहा है। उसके पास चूंकि वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि उसको कम से कम गिव अप करने की राह पर चलने का मौका मिले। तो ये मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा संकट ये है, समीक्षा इसलिए होनी चाहिए कि क्या बात है कि इतना आरक्षण मिलने के बाद भी आज जितनी सीटें हैं उसका आधे %, उसके आधे लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि पॉलिटिशियन तो आरक्षण की बात बहुत करेंगे, समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि कम से कम वो जो उनका कोटा है वो आज भी 68 सालों के बाद क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है, इसके लिए कौन सी व्यवस्था जिम्मेदार है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि जो आपने नहर या नाली बनाई है अपने खेत में ले जाने के लिए पानी, वो पानी आपके आगे जा ही नहीं रहा है क्योंकि वहां पर कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, और दूसरी तरफ आप देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैसे अभी तक भेदभाव होता है SC STs के साथ, चाहे वो गांव के लेवल पर हो, यूनिवर्सिटीज में हो, कॉलेजेस में हो। उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता, क्यों नहीं इस पर बातें होती हैं, ये क्यों नहीं किसी के मैनिफेस्टो में फीचर होता है? इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे सबके पास, नेताओं से भी उनकी राय जानेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा। क्या आरक्षण का गिव इट अप होना चाहिए, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक युवा नेता चिराग पासवान ने यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह LPG सिलेंडर को गिव अप किया लोगों ने, ऐसे ही
संपन्न लोगों को आरक्षण गिव अप करना चाहिए अगर उनको इसकी जरूरत नहीं है, और काफी ऐसे लोग हैं जो गिव अप करते हैं या नहीं। लेकिन आरक्षण आज इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा से भी ज्यादा, और इसी तरह ट्रीट किया जाता है कि इस पर शायद कोई बहस करने को तैयार ही नहीं है। हालांकि हम तो बहस कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी, आप इसमें पॉइंट रखना चाह रहे थे, बस एक सवाल के साथ हम शुरुआत करें डिबेट के इस हिस्से को। मेरा ये सवाल है कि आरक्षण के अलावा पॉलिटिकल क्लास ने, नेताओं ने क्या किया है दलितों के उत्थान के लिए? क्योंकि आज भी गांव खेड़ों में जगह जगह पर जिस तरह का भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए क्या एक्चुअल वर्क हुआ है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, किसी भी देश में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या तरक्की हो रही है बिरादरियों की, धर्मों की या वहां के पूरे देशवासियों की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था, जैसे कि विजय सोनकर शास्त्री जी ने कहा कि जब हम एससी सीट से लड़ते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एससी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसी तरह से मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी रहे जो दलित समुदाय से थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बनने में मदद किया। मीरा कुमार जी पहली दलित महिला रही जो लोकसभा स्पीकर थी। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को अगर आप ऊपर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको राजनीतिक ताकत दीजिए, मेरा ये मानना है। जो आपका प्रश्न था उस प्रश्न में मैं अब आऊंगा। प्रश्न बहुत बेहतर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम उस देश की अवधारणा चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जिसमें स्वतः लोग बाग अपने विवेक से निर्णय लें और इस मानसिकता से बचें कि ये दलित है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, और जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष खत्म होना चाहिए। तब हम एक बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं और बेहतर भारत बनाने की अवधारणा पर काम कर सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगा राजीव त्यागी जी, लेकिन ये भेदभाव पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज खत्म करें। मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ जितेन, आई एम कमिंग टू यू, 1 सेकंड जितेन, आई एम कमिंग टू यू। बस मुझे एक पॉइंट रखना था कि सुनने में बहुत अच्छा लगा जो राजीव त्यागी ने कहा। टेलीविजन पे बोलनी चाहिए और अच्छी बातों को आचरण में भी उतारना चाहिए। आई लाइक व्हाट यू सेड, लेकिन आप लोग करते क्या हो? राजीव त्यागी जी, आप लोग करते क्या हो? पहले तो हर बूथ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी और मीरा कुमार जी, कौन दलित है कौन नहीं है, किनको क्या आप रिजर्वेशन प्रॉमिस करेंगे नहीं करेंगे, वो पहले शुरू होता है। जी जितेन, प्लीज गो अहेड। तमन्ना, पहली बात मैं पूछना, आप जो मैं कहना चाह रहा था आपने कह दिया। पूरा बयान इनका सिर्फ राजनीति के ऊपर है, न शिक्षा के बारे में बात करी, न नौकरियों के बारे में बात करी, न उत्थान के बारे में बात करी। सिर्फ राजनीतिक सीट और राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों भी जिनको दी उनको गिना दे कि हमने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में जो योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई दलितों के लिए, उसमें बजट कम करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। 14-15 प्रगति, मैं तो बोल रहा हूँ पूरी प्रगति के जिम्मेदार भी आप, बर्बादी के जिम्मेदार भी आप। मुझे बात खत्म करना है। अच्छा एक मिनट, मतलब ये नहीं, राजीव त्यागी जी उनका सवाल सुन लीजिए। राजीव त्यागी जी उनका सवाल सुन लीजिए। राजीव त्यागी जी उनका सवाल सुन लीजिए, प्लीज जितेन। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। जी कंप्लीट। अम्बेडकर जी को अगर महाराजा मदद नहीं करते तो अम्बेडकर जी शिक्षा नहीं ले पाते। आरक्षण के मामले में बोलने तो दीजिए यार। ओबीसी आरक्षण के मामले में इंदिरा साहनी केस में संविधान आपका यार नहीं हूं भाई कि जो ओबीसी जो भी आरक्षण जो है वो आज जाति पाति के आधार पर दिया गया है, इसे ऊपर उठकर गरीबों को, स्पेशली रिक्शे वालों को, कुलियों को और अनाथ बच्चों को भी देना चाहिए। इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग चेयरमैन रहे हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन के। हमने 7 रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, इनमें से एक आदमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज गरीबों को, अनाथों को, कुली के बच्चों को आरक्षण देने को रिक्शे वालों को तैयार नहीं है। और आज हमने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका 10 साल बाद दायर करी है कि आपके आदेश के अनुसार अब जाति और धर्म से, जाति के ऊपर उठकर भी ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए और अन्य चीजों को जो सामाजिक इंडिकेटर है उनको भी आधार मानना चाहिए। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका कोई जवाब नेताओं के पास है कि क्यों उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? वो भी सामाजिक रूप से पिछड़ा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो पिछड़े है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा तमन्ना जी। कहना चाहता हूँ। ओके, राजीव रंजन के पास पहले आएंगे, फिर शास्त्री जी। राजीव रंजन, तमन्ना जी, राजीव रंजन के पास आएंगे, फिर आपके पास। देखिए, सबसे पहले तमन्ना जी। जी राजीव रंजन। हाँ तमन्ना जी, मैं ये कहना चाहता था, आज पूरी बहस चिराग पासवान जी ने जो कहा उस पर हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी ने वो केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट है राजीव रंजन जी, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये स्वागत करना चाहिए, ये सवाल लोगों के मन में है। तमन्ना जी, हाँ जी, मैं वही कहना चाहता हूं, लोगों से
तारीफें लेने के लिए आप अच्छी बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव उनके लिए एक अवसर के तौर पर हो सकता है, जब वो किसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बजाय सामान्य सीट से लड़ने का फैसला करें। मुझे लगता है राजनेताओं को रोल मॉडल की भूमिका में जरूर होना चाहिए। हजारों लाखों लोग उनका अनुकरण करते हैं और लंबी बातें करने के बजाय उन्हें सीधे तौर पर 2019 का जो चुनाव है वो सामान्य सीट से लड़ने की घोषणा करनी चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शास्त्री जी, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर करना है तो करके दिखाना है। मैं वही कहना चाहता हूं। नहीं, मैं समझ गया तमन्ना जी, उस पर ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। ये सामान्य वर्ग के हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। 89 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की, उतनी भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर उससे ज्यादा लोग आने लगेंगे तो कैसे बर्दाश्त? सामान्य वर्ग को लेकर जाके पैर फटी न बेवाई ताक क्या जाने तीर पर आई। लोग हैं, लेकिन आपके गठबंधन के एक नेता ने बहुत लंबी चौड़ी बात की। इस प्रकार की बस इतना कहा कि भ्रम पैदा करने की बात मत कीजिए। दलितों को इसकी समझ है। आप लोगों ने हमेशा इस प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। कृपया आप खेल बंद कीजिए ये सब जी। आप नहीं, विजय सोनकर शास्त्री जी, इसमें सामान्य मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनसे पहले जिस व्यक्ति जिन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा वालों को नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने जो एक शोर कर रहे हैं दलित आरक्षण क्यों दिया जाता है, इसका मतलब भी नहीं जानने वाले ये लोग करते हैं। आप देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामान्य वर्ग के थे, उन्होंने फैसला लिया। आप कैसे कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग में रहने वाला व्यक्ति दलितों की और पिछड़ों की चिंता नहीं करती है? समय का भी खोटा है। एक मिनट राजीव रंजन जी, प्लीज रुक जाइए। शास्त्री जी, आप प्लीज संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। ये लोग दलित विरोधी लोग हैं। तमन्ना जी, मुझसे आपने कहा अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे जो खुद सामान्य वर्ग के? दलित विरोधी नहीं है। आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सामान्य वर्ग के हैं, कंप्लीट कीजिए। उन्हें भी आप दलित विरोधी मानते हैं, इसका भी तो दलित विरोधी तो है जो बात ही नहीं सुनने। आज यहाँ एक दलित को बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी दलित नहीं है तो उन्हें दलित विरोधी करार दे दीजिए। पहली बात तो ये कि दलित आरक्षण जो है अरे दलित नहीं, आप दलित विरोधी हैं। आप लोगों ने केवल भ्रम पैदा करके जिस तरह से भारतीय उसका उदाहरण आरक्षण का लाभ जिन्हें मिलता है प्लीज मैं आपका थोड़ा ऑडियो नीचे कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर रही हूँ। और शास्त्री जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। ये राजीव जी केवल चिल्लाने का काम करते हैं। आप प्लीज अपनी बात अब पूरी देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि राजीव जी के पहले एक प्रश्न आया था, मैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूं और आज इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि आरक्षण ऑटो रिक्शा वालों को क्यों नहीं, गरीब रिक्शा चलाने वाले को क्यों नहीं। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आरक्षण एक्चुअली इसीलिए मैं कहना जान लिया जाए कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाता है, आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया जाता है और आरक्षण उनको दिया जाता है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, दलित गिरे हुए हैं, जो निम्न है। आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में वो स्थिति थी। तमन्ना नहीं, आप मिसलीडिंग की कर रहे हैं। आप देखिए, तमन्ना जी, आप इनको आप देखिए एक मिनट, जो लोग नहीं चिल्ला रहे उसका मतलब नहीं उनको बोलने का मौका नहीं मिले हमारे शो पर। इस तरह से बातें नहीं होगी। जो लोग नहीं चिल्ला रहे काफी देर से सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग हमेशा समय बर्बाद कर रहे हैं। सही बात है आपकी, सही बात है। मैं तमन्ना जी, मैं पूरी बात कह रहा हूँ और एक सेकंड में मैं पूरी बात पूरी करूंगा। आप बोलिए शास्त्री जी, आपकी आवाज साफ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ जी कि आज से 25-30 साल पहले जब वैकेंसी निकलती थी तो उस समय नॉट अवेलेबल कहा जाता था। जब वैकेंसी अब निकलना शुरू हुआ, जब अवेलेबल होने लगे दलित समाज के लोग तो कहा जाने लगा नॉट सुटेबल, और जब सुटेबल भी होने लगे तो कहा जाने लगा नॉट कैपेबल, और जब कैपेबल होने लगे
तो कहा जाने लगा कि नॉट सुपर कैपेबल। के इतिहास ये मानसिकता दर्शाती है, ये आर्थिक आधार की बात नहीं है। ओके, आपका पॉइंट समझ में आया कि आरक्षण और आज जो देश में आरक्षण आधार की बात नहीं है। बात कीजिए आप शास्त्री जी, बात कीजिए, आपकी पूरी बातें समझ में आ गई। चंद्रभान जी, आर्थिक आधार एक हिस्सा है। सबसे कम टाइम दिया आपने। नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास राजीव त्यागी जी। देखिए, अब जो नहीं चिल्ला रहे वो मतलब नहीं कि उनको बोलने का मौका नहीं मिले, दैट्स नॉट फेयर। चंद्रभान जी, एक बेसिक चीज जो शास्त्री जी भी कह रहे हैं कि आर्थिक आधार एक हिस्सा है, लेकिन सामाजिक आधार भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप इंक्लूड करें, मेन स्ट्रीम करें हर सेक्शन में, और ये अभी तक नहीं हुआ है। आप खुद भी जानते हैं, हम आंकड़े भी दिखाएंगे आपको कैसे, या तो वो IAS में हो या तो टीचर्स या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहां पर बहुत कम भागीदारी अभी भी है पिछड़े तबकों की। तो इसका सलूशन भी सिर्फ क्या आरक्षण है या इसके आगे अब जाने की जरूरत है? शास्त्री जी की बातों से मैं सहमत हूं, और इसका सलूशन थोड़ा कुछ और भी हमें तरीके देखने होंगे। पर चिराग पासवान जी ने जो बात कही है, जिसके वजह से हम यहाँ बैठे हैं आपकी स्टूडियो में, पॉलिटिक्स यानी लोकसभा और असेंबली ही ऐसी एक जगह है जहां पर दलितों का कोटा 100% पूरा हो गया है, और चिराग पासवान जी के घर में 3-4 MLA और MP हैं। तो मैं समझता हूं कि ये प्रयोग चिराग पासवान जी के घर से ही शुरू हो जाना चाहिए। चलिए, सब कम से कम एक चीज को लेकर अग्रीमेंट में है। बहुत बढ़िया। चलिए राजीव त्यागी जी। बिल्कुल। देखिए तमन्ना जी, जो डिबेट है उस डिबेट में मूल बात यह है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से तीन चीज मैं हमेशा उठा रहा हूं। सामाजिक रूप से दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है, और बहुत अन्याय हुआ है, कुएं पे पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जिन रास्तों पे गुजरते थे उन रास्तों पे झाड़ू बांध दी जाती थी, तो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्या 70 साल काफी है? मुझे ही लगता है 70 साल काफी है। नहीं, अभी तक टूटी नहीं है ना राजीव त्यागी जी। कांग्रेस ने आपको बोलने लायक कर दिया। आप बोल रहे हैं ना, आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ना अभी बैठ करके मेरे को, कि मैं दलित तो बोलने नहीं दिया जा रहा। ये कांग्रेस नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसको नेहरू की वजह से दबाया गया था। शास्त्री जी एक एक करके सब बोलेंगे, अब सिर्फ राजीव त्यागी जी बोलेंगे, सिर्फ राजीव त्यागी जी बोलेंगे। बहस कर लेंगे। शास्त्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल तो ये पूछना चाहूंगा कि मोदी जी को बार बार आरक्षण पे अपना स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ रहा है, जबकि संघ के लोग बात आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, आपकी मानसिकता जब कहा जाती है जब रोहित वेमुला सुसाइड कर लेता है, आपकी मानसिकता जब कहा जाती है जब मोदी सरकार दलितों की योजना में कटौती करती है, तब आपकी मानसिकता कहा जाती है, और दलितों की योजना में कटौती करती है। एक मिनट, राम कृपाल जी, यस आई कंफ्यूज विद इट, लेकिन राम कृपाल जी से अभी हम बात करेंगे। राम कृपाल जी और फिर फुलवारिया साहब। कांग्रेस ने तो दलितों का नहीं, मैं नेता खुद ले रहे हैं पूरा टाइम। आई डोंट नो इस पे कैसे मैं कोटा भरूं, लेकिन एक मिनट, राम कृपाल जी से मैं बात करूंगी, फिर फुलवारिया जी, बाकी सबका ऑडियो हल्का सा नीचे। राम कृपाल जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि राजीव त्यागी जी ने अपनी बात शुरू की इस सेंटेंस से कि एक समय था जब कुएं से पानी नहीं ले सकते थे दलित समुदाय के लोग। वो एक समय नहीं, ये आज भी हो रहा है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है, मराठवाड़ा में जो भी पानी के इतने कम रिसोर्सेज हैं, वहां पर दलित लास्ट है लाइन में। आज भी यही स्थिति है। मेरा सवाल है कि ये नेता इतनी बातें करते हैं, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया है? पुलिस व्यवस्था कहाँ है? सरकार किसकी है, पूछ लीजिए। मैंने एक सवाल उठाया था, और वो सवाल चंद्रभान जी के इस बात से उठाया था कि अभी जो कोटा मिला हुआ है उसके लिए अप्लाई करने के लिए ही लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं एक बेसिक सवाल उठाया था कि गिव अप दो तरह से हो रहा है। एक जो इस स्थिति में है कि छोड़ दे रहे हैं, वो सबको लगता है नहीं जरूरत है। दूसरी तरफ वो गरीब तबका है जो कह रहा है भाई हमने भी छोड़ दिया है, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि वहां तक पहुंचे। मेरा सवाल ये था व्यवस्था से कि इस सवाल पर क्यों नहीं बहस होती है कि जो मिला हुआ था वो भी अभी तक नहीं भरा जा रहा है, और इसके लिए 68 साल 70 साल
अगर इतना बड़ा त्याग किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने, दलितों का इतना उत्थान हुआ है, तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी पद पर जो भी दलितों के लिए आरक्षित जगह हैं, सीट हैं, वो क्यों नहीं भरी जा रही हैं? अब आप नेताओं इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पे आरक्षण बेसिक सवाल इस बात का है। अरे रामकृपाल जी नेता नहीं है, जितेंद्र क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं अमीर के गिवअप की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूं जो वंचित है, जो गांव में वंचित है, उनसे जो आप देखिए, एक महिमा मंडित करना कि मैंने राष्ट्रपति बना दिया, मैंने प्रधानमंत्री बना दिया, अरे ये देखिए, इससे दलितों का उत्थान नहीं हो गया। एग्जैक्टली माफ कीजिएगा, कोई दलितों का उत्थान नहीं हुआ है। सवाल इस बात का है कि आज मैं बताऊं, किसी मीडिया हाउस में आप दिल्ली में सर्वे कर लीजिए, 19 फुलवारिया जी अभी बोलेंगे, फुलवारिया जी अभी बोलेंगे। एक मिनट जितेन, फुलवारिया जी अभी बोलेंगे। फुलवारिया जी, जो अब देखिए पूरे डिबेट के एंड में ये इस पॉइंट पर हम आ रहे हैं। राजीव त्यागी, फुलवारिया जी इस डिबेट एंड में हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं जी और राजीव रंजन जी नहीं, मैं ये पॉइंट रख रही थी कि क्या ग्राउंड रियलिटी बदलने में जितनी नाकामी हुई है सारी पार्टियों की, सारी सरकारों की, उसके लिए क्या उन्हें अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए? जी फुलवारिया जी। पिछले 10 साल के जितने क्राइम अगेंस्ट तमन्ना जी, मैं प्लीज वेट योर टर्न। जी फुलवारिया जी। राजीव त्यागी जी और राजीव रंजन जी ने इस बात को बार बार दोहराने का और बार बार कहने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने यह कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मानना है कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उस पर समीक्षा होनी चाहिए। ये कतई नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मानना है कि आरक्षण जो है व्यवस्था वो जारी रहनी चाहिए, और वो कब तक जारी रहनी चाहिए जब तक समाज में अनटचेबिलिटी मोदी सरकार या समानता का अत्याचार हो रहे हैं। ओके फुलवारिया जी, आप देखिए, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप आपका समय अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करने में नहीं लगाएंगे, क्योंकि बात आप कई बार पहले कह चुके हैं। राजनीतिक व्यवस्था तय नहीं करेगी, ये दलित समाज का व्यक्ति ही, दलित समाज के लोग ही, जिसमें श्रेष्ठ व्यक्ति निकल कर आए, और वो तय करेंगे कि आरक्षण की व्यवस्था कब तक। तमन्ना जी, अभी भी राजीव त्यागी बोल रहे हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया। जब राष्ट्रपति भी दलित इनके नजर में है तो आप समझ सकती हैं कि दलितों की क्या स्थिति होगी। अरे ये राजीव त्यागी ने नहीं कहा, रामकृपाल जी ने एक एग्जाम्पल लेकर कहा। सरकार में मेरे पास 1 मिनट है, मेरे पास 1 मिनट बचा है, और मैं अंत में बात करना चाहती हूँ मिस्टर मिलिंद कामले से। प्लीज आप सब सुन लीजिए, क्योंकि मिस्टर मिलिंद कामले, करोड़ लोगों को, जितने आपने कई बार अपनी पॉइंट रखी, प्लीज मैं मिलिंद कामले से इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि चंद्रभान प्रसाद और मिलिंद कामले जैसे लोग, थोड़ा सा मैं आप लोग का ऑडियो डाउन करूंगी, बस हल्का। ये जैसे लोग हैं जो वाकई समुदाय की मदद करते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, और मिलिंद कामले जी ये बताए कि ग्राउंड लेवल पर क्या जरूरत है भेदभाव हटाने की, और गिव इट अप उसका कैसे हिस्सा बन सकता है। देखिए, ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत जरूरत है। मेरे हिसाब से दलित समाज का एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना वह बहुत आवश्यक है, और अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो बाकी जो विषय है वह थोड़े कम हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में एक ब्लैक मैन इन व्हाइट हाउस कैसे बने। मेरे एक मित्र है प्रोफेसर ब्राउन, आज ही उनको मिलके आ रहा हूं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मिलिंद ये ऐसे ही नहीं बने। अमेरिका तो बहुत प्रोएक्टिव है सोसाइटी, फिर भी वहां पे देयर वे थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ओबामाज, दैट्स वाई एक बराक ओबामा बने। यह जो एक बात है, बिजनेस एक तरीका है, बिजनेस एक तरीका है, पूरे समाज को इसमें साथ में आना है। एक विचार छिड़ा हुआ है गिव इट अप के इस नारे से, लेकिन क्या नेता इसको आगे आने देंगे? क्या वो आरक्षण को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर छोड़ेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।